हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कि अगर किसी भी तार में हम भार बढ़ाते जाएं तो उसमें प्रत्यास्था का गुण किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हेडिंग है बढ़ते भार के अंतर्गत खींचे तार का व्यवहार, कि वो किस तरीके से व्यवहार करता है। इसे हम लोग ग्राफ के माध्यम से सीखेंगे और इसी को आप लोग विकृति और प्रतिबल का ग्राफ भी कह सकते हैं, या इलास्टिक बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर एन इंक्रीजिंग लोड किस तरीके से होता है, ये हम समझेंगे ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हुक के नियम के अनुसार इसे सीखेंगे, क्योंकि हुक का नियम कहता है कि जो प्रतिबल होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के, यानी जो आपका स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसे हम लोग समझेंगे। इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, तो इस ग्राफ को हम किस तरीके से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक तार ले लिया, हमने एक वायर ले लिया पतला सा, ठीक है, जिसमें प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। ठीक, इसमें जब हमने पहले भार लगाया, छोटा सा पिंड लगाया इसमें, ठीक है, जिसका भार मान लिया mg था, ये हमने इस तार पर जब भार लगाया तो जब लघु विकृति के लिए, यानी जो परिवर्तन हो इसमें इस भार की वजह से, वो क्या हो, छोटा हो। जब परिवर्तन क्या हो, छोटा हो, तो आपका प्रत्यास्था का गुण काम करता है, वहाँ पर प्रत्यास्था की सीमा बनी रहती है। इस वजह से ये जो आपको O से A तक का ग्राफ दिख रहा है, वहाँ तक परिवर्तन क्या है, छोटा है। इस वजह से जो तार होगा उसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होगा, जो प्रतिबल लगेगा, वो विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। इस वजह से यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है, एक सीधी लाइन OA मिल रही है। तो इसका मतलब है कि जब हम छोटा सा परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन क्या हो, छोटा होता है, तो वहाँ तक जो आपका हुक का नियम है वो लागू होता है। ठीक है, वहाँ तक क्या होता है, हुक का नियम लागू होता है। लेकिन जब हम इस भार को बढ़ाते जाएं का मतलब जो आपका तार था, जो वायर है, इसमें क्या करें, इसमें हम और थोड़ा सा वेट ऐड करें, प्लस क्या कर दें, थोड़ा सा और वेट। ये कितना था mg, और थोड़ा सा वेट और इसमें प्लस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो प्रतिबल होगा और जो विकृति होगा उसमें अनुक्रमानुपाती संबंध नहीं रहेगा। मतलब कि जब हमने प्रतिबल बढ़ाया, जब बाह्य फोर्स बढ़ाया, बाह्य बल बढ़ाया, एक भार बढ़ाया, तो उसकी वजह से जो प्रतिबल उत्पन्न होगा इस वस्तु में, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो विकृति उत्पन्न होगी वो अनुक्रमानुपाती नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी, अनुक्रमानुपाती नहीं रहेगी। ठीक है, तो कह सकते हैं OA के बाद जो A पॉइंट है, इससे ज़्यादा आप जब प्रतिबल बढ़ाते हैं तो विकृति जो होती है वो ज़्यादा होने लगती है, वो अनुक्रमानुपाती नहीं रह जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो A पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद जब आप B पॉइंट तक जा रहे हैं तो इस B पॉइंट को क्या कहते हैं, B पॉइंट को कहते हैं प्रत्यास्थ सीमा। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप A से B पर जा रहे हैं, भले ही विकृति B तक जाने में थोड़ा सा बढ़ गई हो, लेकिन अगर आप B पॉइंट से अपने इस तार को फिर से ये भार क्या करें, हटा दें, तो ये फिर से A पर लौट आएगा। ठीक है, क्या होगा, ये A पर लौट आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप B से C तक चले जाते हैं, कहाँ तक चले जाते हैं, C तक चले जाते हैं, तो उतने में वस्तु की लंबाई में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। वस्तु की लंबाई में क्या आ जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जब इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा सा और बाहर बढ़ाएंगे तो C तक पहुंच जाएंगे, ठीक, जिसकी वजह से इसकी लंबाई में क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। अब जब परिवर्तन हो गया है तो ये थोड़ा सा परिवर्तन
स्थायी तौर पर हो गया। स्थायी तौर से मतलब कि जैसे आप कोई ये ऐसे करके ये वायर था, इसे आप खींच रहे थे तो अब इसकी लंबाई बढ़ ही गई है इतनी, ठीक है। अगर आप इसे छोड़ते भी हैं तो ये पीछे नहीं आ पाता। जैसे आपकी एक बलून का बात करें तो बलून आपका क्या होता है, बलून को आप जब हवा भरते रहते हैं उसमें तो एक समय बाद बलून आपका पुरानी अवस्था में नहीं आता, उसकी लंबाई थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो वही बात हो रही है। तो उसके बाद अगर सी पॉइंट से आप इसे छोड़ते हैं तो ये आपकी वास्तविक लंबाई ओ डैश, यानी पहले कितने था, ए ओ लंबाई थी, ए ओ विकृत थी, अब क्या हो जाएगा, ओ सी ओ डैश आ जाएगा। यानी आपकी वस्तु में थोड़ा सा स्थायी परिवर्तन हो गया है, ठीक है। तो इस बी पॉइंट को क्या कहते हैं, इस बी पॉइंट को जहाँ से वस्तु में वापस आया जा सकता है, वस्तु की लंबाई पर वापस आया जा सकता है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रत्यास्था सीमा। क्या कहते हैं, इस पॉइंट को जहाँ से अभी बढ़ तो गया है ऐसे, लेकिन यहाँ से अभी अगर वस्तु का ये वाला भार वापस हटा लें तो हम क्या कर सकते हैं, हम वस्तु की लंबाई में वापस यानी ओ पॉइंट पर पहुँच सकते हैं। लेकिन ओ से जब हम लोग आगे जाते हैं यानी बी से सी तक चले जाते हैं, भार और बढ़ा दिया तो हम सी पॉइंट तक पहुँच गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद जो आपकी वस्तु है उसमें थोड़ा सा स्थायी तौर पर परिवर्तन आ जाएगा, यानी सी पॉइंट से हम ओ पॉइंट तक वस्तु में वापस नहीं आ सकते हैं, हम चाहे उतना भार हटा लें तब भी, ठीक है। तो बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट को कहते हैं प्रत्यास्था सीमा, ठीक है। और बी पॉइंट को ही यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभाव बिंदु या यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। और जो ओ से बी तक का रीजन है, ये वाला रीजन, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रत्यास्थ क्षेत्र, इलास्टिक रीजन कहलाता है, ठीक है। तो अगर आप सी तक पहुंच जाते हैं तो आप फिर से ओ पर नहीं आ सकते, फिर आप ओ सी से ओ डैश पर आएंगे। बी तक का वो पॉइंट है जहां से आप ओ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। सी के बाद एक पॉइंट डी आता है। डी में क्या हो जाता है, आपका जो परिवर्तन होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम का मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक वस्तु अपने प्रत्यास्था के गुण को थोड़ा बहुत अपने अंदर रखता है, यानी वो टूटता नहीं है। लेकिन जब डी पॉइंट के बाद आप थोड़ा सा और प्रतिबल बढ़ाते हैं तो आपकी जो वस्तु होती है, ठीक है, डी पॉइंट के बाद अगर आप भार हटा भी लेते हैं तब भी जो आपकी वस्तु होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है और ई पर आकर आपकी वस्तु क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। ये तार क्या होगा, डी पॉइंट पर आकर आप इसमें भार बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। तो डी पॉइंट कह सकते हैं कि जो वस्तु है इसके जो ये लंबाई होगी, ठीक है, इसमें तो परिवर्तन हो ही रहा, साथ साथ इसका जो मोटाई होगा, जो इसका रेडियस होगा, अनुप्रस्थ काट होगा, उसमें भी परिवर्तन आएगा, यानी ये पतला होना शुरू हो जाएगा। और उस समय बाद अगर आप वस्तु में भार को हटा भी लेते हैं तब भी इस वस्तु में स्थायी परिवर्तन होने लगता है और वस्तु आपकी क्या हो जाती है, ई पॉइंट पर आकर ब्रेक कर जाती है, ठीक है, वस्तु टूट जाती है। जैसे बात करते हैं, ये एग्जांपल थोड़ा सा कम समझ में आ रहा तो बात बता दें आपको। यहाँ पर जैसे आप एक वायर लेते हैं, ठीक है, एक तार लीजिए, ठीक है, इसे आप खींचना स्टार्ट करिए। जब आप एक मैक्सिमम टाइम आता है उसके बाद आप चाहे खींचें या ना खींचें, ये टूट ही जाता है, ठीक है। उसी तरीके से साइकिल की जैसे बात करें तो जैसे आप साइकिल चलाते हैं, आप पैडल मारते हैं, ठीक, पैडल करने के बाद अगर आप उसे मैक्सिमम पर ले जाकर एक बार छोड़ भी देते तो थोड़ी देर तक वो आपकी जो साइकिल होती है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से चलती है, ठीक है। आपके एक्सीलरेटर या पेडल मारने के बाद भी जो आपकी साइकिल होगी वो ज़्यादा तेज जाएगी, लेकिन एक उसके बाद वो ब्रेक हो जाती है, उसकी स्पीड ब्रेक हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ भी है, ठीक है। डी पॉइंट के बाद आपकी जो वस्तु होगी उसमें आप भार हटा भी लेते हैं तो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा और उसकी अनुप्रस्थ काट में भी परिवर्तन होगा, यानी वो पतला होता ही चला जाएगा और ई पॉइंट पर पहुंचकर वो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओ से ए तक जब हमने थोड़ा भार लगाया तो आपकी वस्तु में हुक के नियम के अनुसार परिवर्तन हुआ।
बी तक वस्तु में प्रत्यास्था का गुण बना रहा, इसे यील्ड पॉइंट प्रभाव बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। और ओ से बी तक का रीजन प्रत्यास्था रीजन कहलाता है, इलास्टिसिटी रीजन कहलाता है। सी पॉइंट पर आप जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहुंचने के बाद आपकी वस्तु में थोड़ा सा स्थायी परिवर्तन उसकी लंबाई में हो जाता है, जिसकी वजह से अब आप सी पॉइंट पर आने के बाद वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था ओ पर नहीं पहुंच पाएगी, आप ये वाला भार हटा लें तब भी, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप भार बढ़ाते हैं तो आपकी वस्तु डी तक पहुंच जाती है। डी वो रीजन या वो बिंदु होता है जहां पर वस्तु की लंबाई में तो परिवर्तन हो ही रहा है, साथ ही उसके चौड़ाई या अनुप्रस्थ काट में भी परिवर्तन होने लगता है, यानी जो आपका वस्तु है वो पतला भी होने लगता है, ठीक है। लंबाई तो बढ़ी रही, पतला भी, और ऐसा नहीं कि सब जगह समान पतला हो रहा है, नहीं, कहीं पर ज़्यादा पतला हो गया है, कहीं पर थोड़ा कम पतला रहेगा, तो ये अस्थायी परिवर्तन होता है। और उसके बाद भी अगर आप भार हटा भी लेते हैं डी पॉइंट के बाद, तब भी आपकी वस्तु क्या हो जाती है, ई तक ब्रेक होती है, और ई तक जाने के बाद आपकी वस्तु में जो क्या होता है वो ब्रेक हो जाती है, आपके तार टूट जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये कर्व आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही होता है आपका बढ़ते भार के अंतर्गत खींचे तार का व्यवहार, जिसे आपने ग्राफ के माध्यम से समझा। ओ से ए तक लघु विकृत के लिए हुक का नियम फॉलो हुआ, बी आपका यील्ड पॉइंट, सी आपका लंबाई में वृद्धि होने लगी स्थायी तौर पर, डी लंबाई के साथ साथ उसके अनुप्रस्थ काट में भी परिवर्तन होने लगा, और ई पर पहुंचकर आपकी वस्तु टूट गई, दो अलग अलग भागों में ब्रेक हो गई। हेलो दोस्तों, इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम किसी तार को खींचते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, उस कार्य की गणना करेंगे, और जो उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है उसके बारे में बात करेंगे। यानी किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की गणना करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जब हम किसी तार को खींचते हैं, जब हम किसी तार को खींचते हैं, जैसे कि कोई भार लगा दिया, खींचना वही हो गया, चाहे हम अपने हाथों से खींचें या उस पर कोई भार लगा दें, ठीक। जब हम किसी तार को खींचते हैं तो अंतरा आणविक बलों के विरुद्ध, अंतरा आणविक मतलब कि जो वायर होता है इसके कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ अणु होते हैं, ये अणु एक दूसरे पर बल लगाते रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहने के लिए कुछ बल लगाते हैं, इसे अंतरा आणविक बल कहते हैं। तो हमें इन बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, तभी तो हमारा जो तार होगा उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, ठीक। तो ये जो कार्य करते हैं हम लोग, इन अणुओं के बीच में लगने वाले बलों के विरुद्ध जो हम लोग कार्य करते हैं, वो जाकर तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, वहाँ पर स्टोर हो जाती है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, माना कोई तार ले लिया जिसकी लंबाई क्या है, कैपिटल एल है, तथा इसमें इसका जो ये वाला क्षेत्रफल है, जिसे परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो भी कहा, ठीक, उसे हमने क्या ले लिया, कैपिटल ए लिया। इसमें क्या कर रहे हैं, जब हम फोर्स लगा रहे हैं लंबाई के अनुदिश, यानी जो लेंथ है इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, इस पर कुछ हम फोर्स F लगा रहे हैं, तो इसकी लंबाई में, जो इसकी लंबाई L है, इसमें क्या हो जाती है, कुछ वृद्धि हो जाती है, ठीक है, कुछ वृद्धि हो जाती है। मान लिया x वृद्धि हो गई है यहाँ पर, ठीक है। ये अभी हम छोटी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया ये कितना वृद्धि हो गया, इसमें ये लंबाई कितनी हो गई, L प्लस स्मॉल x, ठीक है, परिच्छेद क्षेत्रफल वही है, ठीक है। तो यहाँ से बात करें तो जो हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल आएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो आएगा वो क्या होता है, वो सिंपल सा F/A होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन जो आपका परिच्छेद क्षेत्रफल होता है, और विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति भी आएगी, यहाँ पर लंबाई है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य विकृति यह आ जाएगा आपका x/L, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक। तो यहाँ से हम यंग प्रत्यास्था गुणांक की बात करें, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो कि हमारा y होता है, तो y आ जाएगा आपका क्या, y आ जाएगा प्रतिबल यानी F/A डिवाइडेड बाई x/L, प्रतिबल बटे विकृति, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ से आ जाएगा F
इंटू एल अपॉन ए इंटू एक्स। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम फोर्स बल निकालना चाहें तो आपका फोर्स F आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा वाई ए एल इंटू एक्स। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला गया, ए को यहाँ पर रखा। ठीक, और ये ठीक, तो यहाँ से यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना आ गया। ठीक, अगर हम इसमें बात करें अपने कार्य की, ठीक है, तार की छोटी लंबाई dx वृद्धि में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dw। थोड़ा सा वर्क भी होगा, हम थोड़े से लंबाई में वृद्धि की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, dw f इंटू डी एक्स, बल गुणे विस्थापन, जितनी लंबाई में वृद्धि थी। तो बल हमारा क्या है, वाई ए अपॉन एल, और यहाँ पर एक्स डी एक्स है। ठीक है, ये क्या है, डी डब्ल्यू, छोटे चेंज के लिए। ठीक है, थोड़ा सा जब हमने लंबाई में वृद्धि की बात करी तब ये इतना आ गया। ठीक, माना लंबाई में वृद्धि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एल तक है, तो कार्य बराबर क्या आ जाएगा, कार्य W बराबर आ जाएगा आपका इंटीग्रल ओवर 0 टू एल वाई ए अपॉन एल एक्स डी एक्स। इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वाई ए अपॉन एल, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और इसका समाकलन होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लग जाएगी। ठीक है, लिमिट एक्सपेंड करने पर, लिमिट का मान रखने पर, जो कि हमारी क्या है 0 टू एल है, तो वाई ए अपॉन एल, और ये लिमिट क्या होती है, जो अंतिम है, यानी ऊपर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे तो एल स्क्वायर बाई 2, और ये माइनस 0 ही हो जाएगा सबकी, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो नीचे वही वैल्यू। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1/2 वाई ए अपॉन एल स्मॉल एल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2 वाई ए अपॉन एल और स्मॉल एल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, ये हमारा वर्क डन आ गया। ठीक है, लेकिन हम इसे इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसे दूसरे फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर वाई एल अपॉन एल, इसे अगर हम इतना लिख दें, ठीक है, और क्या लिख दें, और लिख दें स्मॉल एल अपॉन एल, और ए को गुणा कर दें एल से। यानी अगर हम एक कैपिटल एल और स्मॉल एल से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कैपिटल एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में लिखने पर ये वाई है, ये एल है, इसके साथ एक ये आ गया स्मॉल एल। ठीक, एक यहाँ पर स्मॉल एल है, इसके नीचे कैपिटल एल से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और ए के साथ क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये ए इंटू एल हो गया। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये एल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा W बराबर हो जाएगा 1/2, ये होता है प्रतिबल। क्या होता है, प्रतिबल। देखिए ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया कि आपका जो प्रतिबल बराबर निकलेगा वो यहाँ से। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, विकृति, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और ये हो जाता है आयतन। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही कार्य जो हमारा निकला है W, ये कार्य W ही क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो हमने पहले ही सीखा है, ऊर्जा के रूप में संचित
हो जाता है। इस वजह से कह सकते हैं ऊर्जा अगर U हो तो ये क्या हो जाएगा, W के इक्वल, जो कि क्या है 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति और इंटू आयतन। अगर आयतन को क्या मान लें, यूनिट मान लें, क्या मान लें, एकांक मान लें। आयतन एकांक लेने पर, यूनिट लेने पर जो आपका U आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। ठीक है, प्रतिबल गुणे विकृति। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर हमारे पास होता है प्रतिबल यंग प्रत्यास्था गुणांक, याद है आपको, ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रतिबल की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसे y से कर रहे हैं, ठीक है, और इसे क्या कर रहे हैं F अपॉन प्रतिबल ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे ये विकृति का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकृति का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, विकृति का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रूव दैट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द 1/2 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा 1/2 यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी तरह के वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर भी सीखेंगे।